हाय गाइस, वेलकम टू दिस न्यू सीरीज। आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड का रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सीरीज दो फेजेस में चलेगी। एक सीरीज वो होगी जिसमें 12th के उन बच्चों का रिवीजन होगा फिजिक्स के जो कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, या फॉर एग्जांपल सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड्स। और सेकेंड फेज में उन बच्चों का रिवीजन होगा जो कि हिंदी मीडियम से हैं, फॉर एग्जांपल यूपी बोर्ड के बच्चे। तो आज से हम लोग यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज अपना एक फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड पेपर का फर्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा है ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स एक चीज ध्यान रखना कि ये जो भी सीरीज है ये सिर्फ एक रिवीजन सीरीज है, ये आपका फुल कोर्स नहीं है। तो अगर आप फुल कोर्स की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बाय द वे, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तो भी इस वीडियो की हेल्प से आपका 60 to 70% सिलेबस, एक तरह से आप पेपर जो है 60 to 70% वो पेपर आप कर सकते हो इसकी हेल्प से। क्योंकि और अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो फुल रिवीजन आपका बहुत अच्छे से होने वाला है। ठीक भाई, तो ऑप्टिक्स में हमारी दो ब्रांचेस हैं बेसिकली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो ऑप्टिक्स जिसका अर्थ होता है प्रकाशिकी, यहाँ पर सिंपल हिंदी में बातें करेंगे थोड़ी सी। तो प्रकाशिकी, इसकी दो ब्रांचेस होती हैं। एक होती है हमारे पास जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसको अपन बोलते हैं किरण प्रकाशिकी। ठीक है ना। और दूसरी होती है हमारी वेव ऑप्टिक्स। ठीक है ना, जो कि हमारी होती है तरंग प्रकाशिकी। ठीक, आज अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं किरण प्रकाशिकी। सिंपल सी चीज है, जल्दी से 20 मिनट में इसका रिवीजन करते हैं फटाक से। देखो, सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाशिकी में हम लोग सिंपल स्टार्ट करेंगे। इसके दो फिनोमेना पढ़ने वाले हैं। एक हमारा परावर्तन, एक हम परावर्तन सीखेंगे, और दूसरा हमारा अपवर्तन। ठीक, परावर्तन और अपवर्तन। ठीक भाई, परावर्तन में भी दो चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा जो होता है, हालांकि फर्स्ट हमको नहीं पढ़ना है, जो कि हमारा होता है एक प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। इसकी बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। और अगली चीज होती है हमारा गोलीय दर्पण। शायद दिख रहा हो नीचे, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अपवर्तन में भी हम कुछ चीजें पढ़ेंगे। एक होगा हमारा एक कांच का गुटखा, कांच का गुटखा, इसमें से किस तरह से अपवर्तन होता है उसको देखेंगे। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे प्रिज्म और लेंस। ठीक, अब फटाक से बातें शुरू करते हैं। चलो, पहले परावर्तन की बात कर लेंगे, उसके बाद अपन अपवर्तन की बात कर लेंगे। तो परावर्तन में दो चीजें हम लोग को पढ़नी है। पहली चीज हमारी दर्पण। दर्पण में हम लोगों को क्या देखना है? गोली दर्पण और समतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है? बेसिकली ये हमारा एक समतल दर्पण है। ठीक, इससे एक निश्चित दूरी पे एक वस्तु रखी हुई है। लेट अस सपोज दिस इज, ये हमारी वस्तु है। मान लो वस्तु की दूरी यू दी हुई है। ठीक, एक चीज ध्यान रखना है कि जो समतल दर्पण से वस्तु की दूरी होती है और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है, दोनों सेम होती है। लेट अस सपोज हमारे पास यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये डिस्टेंस मान लो आपके पास, ये दूरी v है, ये दूरी आपकी v है। तो समतल दर्पण के केस में जो u होता है और v होता है आपस में बराबर होता है। u और v आपस में बराबर हो। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है कि परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला जो नियम होता है वो, मान लो ये आपका एक दर्पण था, इस दर्पण पे ये आपकी किरण गिरी रखी, इसको बोलते थे हम लोग आपतित किरण। अब यहाँ ज्यादा अपन टाइम नहीं लगाने वाले, फटाफट काम करते हैं। ये हमारी आपतित किरण, ये हमारी परावर्तित किरण, इसको बोलते थे हम लोग आपतन कोण, और ये हमारा होता है परावर्तन कोण। इस रेखा को क्या बोलते हैं? अभिलंब। ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण,
परावर्तन कोण और अभिलंब। पहला नियम क्या होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी I इज इक्वल टू आर। ये हमारा परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम आपतित किरण, लेट अस सपोज ये हमारा ए ओ बी, आपतित किरण और इसको आप मान लो, यानी ओ ए ओ बी परावर्तित किरण, अविलंब यानी ओ एन और ये पॉइंट ओ, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। प्लेन मतलब एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु, तो चारों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होने का मतलब क्या है, ये सिंपल एक प्लेन में होंगे। इस तरह से मान लो ये चौक है तो ये प्लेन एक सिंपल प्लेन में होंगे, एक तल में होंगे। ये नहीं एक इस तरफ है एक इस तरफ से हो, 3D में नहीं होंगे, ये एक प्लेन में होंगे, 2D में। बात क्लियर? ये होते हैं हमारे दोनों नियम। अगली चीज क्या है इसमें, गोली दर्पण। गोली दर्पण में हमारे दो टाइप के दर्पण होते हैं। कौन कौन से? गोली दर्पण में हमारे दो टाइप के दर्पण, एक हमारा उत्तल दर्पण और एक हमारा अवतल दर्पण। ठीक, उत्तल दर्पण कौन सा दर्पण होता है? वो दर्पण जो कुछ इस तरह से दिखता है, ये मतलब जिसमें जो पॉलिश होती है वो अंदर की तरफ है। ठीक, और ये हमारा अवतल दर्पण जिसमें जो पॉलिश होती है वो बाहरी सतह पर होती है। यहां तक कोई दिक्कत? इसमें जो कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो क्या होती है, इसका जो मिड पॉइंट होता है उसको अपन पोल बोलते हैं। इसमें जो इस ओरिजिनल जो गोले का जो सेंटर होता है उस सेंटर को हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, वक्रता केंद्र। इन दोनों के मिड पॉइंट को अपन फोकस बोलते हैं। ये क्या होता है हमारा फोकस। ठीक, कैपिटल एफ। ठीक, ये हमारा सेंटर होता है, ये हमारा पोल होता है। क्लियर आता है? ये डिस्टेंस क्या होती है हमारी, फोकस दूरी। ये दूरी हमारी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। ये हमारी वक्रता त्रिज्या और ये हमारी फोकस दूरी। बात क्लियर? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, लेट अस सपोज हमारी वक्रता त्रिज्या है, सॉरी फोकस दूरी है स्मॉल एफ और वक्रता त्रिज्या है कैपिटल आर। ये हमारी, ठीक, तो इन दोनों में संबंध क्या होता है, एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर आर बाई टू। ठीक भाई, अगली चीज क्या होती है इसमें भी सेम रिजल्ट, जो रिजल्ट इसके लिए लिखेंगे उत्तल दर्पण के लिए वही रिजल्ट अवतल दर्पण के लिए लिखते हैं। एक चीज ध्यान रखनी होती है अपने को कि उत्तल दर्पण में मान लो ये वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु रखी हुई है, तो उत्तल दर्पण में जब भी हमारा प्रतिबिंब बनता है तो वो प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, यानी उसको हम पर्दे पे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बात क्लियर है ना? आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब, दो तरह के प्रतिबिंब होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वो होता है जो पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, जिस तरह से हम स्क्रीन पे चलाते हैं ना, हमारा जब हम लोग मूवी देखते हैं तो उस पर स्क्रीन प्ले होता है, उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब वो होता है जो हमारा पर्दे पे यानी स्क्रीन पे लिया जाता है। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, जो स्क्रीन पे नहीं मिलता है हमको। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब को हम बेसिकली केवल मिरर में देखते हैं। ठीक है ना, जिस तरह से हमको प्लेन जो समतल दर्पण होता है उसमें हमारी केवल हमको इमेज दिखती है, तो वो इमेज हमारे एक आभासी प्रतिबिंब होता है, हम उसको टच नहीं कर सकते हैं। बात क्लियर है ना? ठीक भाई, तो उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो वो हमेशा आभासी होगा। इस तरफ लिख लेते हैं हम, वो हमारा हमेशा आभासी होगा, आभासी होगा। अगली चीज क्या होती है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, मान लो वस्तु की लंबाई हमारी 2 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब हमेशा 2 सेंटीमीटर से छोटा बनेगा, यानी वस्तु से छोटा बनता है। बात क्लियर? ये चीज याद रखनी है कि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी और छोटा बनता है और हमेशा फोकस और पोल के, इसको पोल बोलते हैं ना, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। अगली चीज अवतल दर्पण की बात करते हैं। अवतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब डिपेंड करता है कि हमारी जो वस्तु रखी हुई है कहां पर रखी हुई। ध्यान सुनना मेरी बात को, यहाँ पे पूरी डिटेल में नहीं सीखने वाले हैं। अगर वस्तु रखी हुई है अनंत पर, अगर वस्तु रखी हुई है अनंत पर तो प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। ठीक, अगर वस्तु रखी हुई है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में तो प्रतिबिंब बनता है हमारा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक, अगली चीज, अगर हमारा प्रतिबिंब वस्तु रखी हो वक्रता केंद्र सी पर तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये हम वस्तु लिख रहे हैं और ये हम प्रतिबिंब बना रहे हैं। ठीक, तो अगर वस्तु रखी होती है हमारी वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर। अगली चीज, अगर हमारी वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब जो बनेगा फोकस और अनंत के बीच बनेगा। अगली चीज,
ये सारे केसेस में जो प्रतिबिंब बनता है ना वो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। अगली चीज, अगर वस्तु फोकस पे रखी हो तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो अनंत पे बनता है। ये सारी कंडीशंस हमारी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। इसमें केवल एक कंडीशन होती है, जब प्रतिबिंब हमारा आभासी बनता है, ये हमारा फोकस, ये हमारा पोल, सॉरी वक्रता केंद्र, ये हमारा पोल ध्रुव। अगर वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी हो तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी वो बनता है पर्दे, सॉरी मिरर के पीछे, पर्दे पर नहीं मिरर में दिखाई देगा आपको, यानी आभासी होता है वो, और वो मिरर सॉरी दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे। क्लियर आता, ठीक। फटाफट इसको नोट कर लो अगर कुछ नोट करने वाला हो। चलो आगे चलते हैं, देखो ध्यान से। अब दर्पण में क्या होता है, हमारा दर्पण में जो वस्तु की दूरी है हमारी स्मॉल u, जो प्रतिबिंब की दूरी है स्मॉल v, और जो हमारी फोकस दूरी थी स्मॉल f, इसमें एक संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसी को बोलते हैं हम दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र, ठीक भाई। अगली चीज क्या होती है, देखो ध्यान से, ये हमारा दर्पण का सूत्र हो गया। अगली चीज होता है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन क्या होता है कि ये रेखीय आवर्धन सिंपल क्या बताता है कि वस्तु के सापेक्ष हमारा प्रतिबिंब जो है वो कितना बड़ा या कितना छोटा बन रहा है, मतलब एक अनुपात को दिखाता है। किस चीज के अनुपात को, इसको हम m से दिखाते हैं, m बराबर HI/HO, जहां पे HI क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, HI क्या है, प्रतिबिंब कितना लंबा है और वस्तु कितनी लंबी है, इसके अनुपात को दिखाता है। इसका जो मान होता है वो होता है -v/u। ये आपको ध्यान रखना है। ये हम किसके केस में बात कर रहे हैं, दर्पण के केस में, ठीक। तो ये तो बात हो गई दर्पण की, सिंपल सी बात है। क्या क्या ध्यान रखना है आपको, दो टाइप के दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। किस केस में प्रतिबिंब किस तरह का बनता है ये ध्यान रखना है। उत्तल दर्पण हमें सेम चीज ध्यान रखनी है। दूसरी चीज हमें रेखीय आवर्धन ध्यान रखना है, इस पर हमारा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में हमारे क्वेश्चन बनते हैं। अगली चीज हमें दर्पण का सूत्र याद रखना है। अगला इसमें क्या आता है हमारा लेंस। लेंस से बात करने से पहले हम एक चीज की बात करेंगे जिसको बोलते हैं गोलीय पृष्ठ। गोलीय पृष्ठ, ये क्या होते हैं हमारे, चलो पहले अपवर्तन की बात कर लेते हैं, फिर आते हैं गोलीय पृष्ठ में। अपवर्तन, परावर्तन में सिर्फ इतनी ही बातें थी। अपवर्तन में क्या होता है, इसके भी दो नियम। पहला नियम सेम था जो उसमें पढ़ा था हम लोगों ने। क्या पढ़ा था कि एक नियम था हमारा आपतित किरण। देखो इस तरह से, ये मान लो मीडियम 1 है, ये मान लो मीडियम 2 है, ठीक है ना। ये कोई दूसरा मीडियम है, ये 1 मीडियम, ये 2 मीडियम, ठीक। ये इस तरह से, लेट अस सपोज ये हमारी किरण गिरी आपकी, ठीक, और ये कुछ इस तरह से चली गई। अब एक चीज ध्यान रखनी है, दो चीजें हम बात करते हैं, एक होता है हमारा सघन माध्यम, एक होता है हमारा विरल माध्यम। सघन माध्यम क्या होता है, बेसिकली आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी माध्यम सघन या विरल नहीं होता है। वो सघन या विरल तभी होगा जब हम किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष हम देखते हैं। मान लो हम बात करें कि जल की, तो जल एक सघन माध्यम है अगर हम बात कर रहे हैं वायु के सापेक्ष, हवा के सापेक्ष। उसी तरह से हम बोल सकते हैं कि जल एक विरल माध्यम है। विरल मतलब कमजोर, एक तरह से बात करें, जल एक विरल माध्यम है किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। बात क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो ये एक माध्यम, ये माध्यम, तो अगर एक जो किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और अगर वो विरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी विरल से सघन, अभिलंब की तरफ, और सघन से विरल तो अभिलंब से दूर, ठीक। मान लो ये कोण हमारा I है, ये कोण हमारा R है, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, और ये अभिलंब है। पहला नियम सेम होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। इसमें अगला नियम होता है वो ये क्या होता है कि इस वाले माध्यम का अपवर्तनांक मान लो n1 है, इस वाले माध्यम का अपवर्तनांक मान लो n2 है। अपवर्तनांक क्या होता है, उस माध्यम की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। यानी v = c/n, यानी n = c/v, यानी उस माध्यम में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में वायु में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है अपवर्तनांक, ठीक है ना। अब देखो तो क्या लिखते हैं, इस जो सेकंड लॉ होता है, सेकंड जो दूसरा नियम होता है वो क्या होता है, n1 sin I = n2 sin R। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। और कहां कहां से बात होती है, इसको लिख सकते हैं sin I/sin R
इज इक्वल टू n2 बटा n1। अब ध्यान से देखो, v जो है वो n के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी n2 बटा n1 को हम क्या लिख सकते हैं v के टर्म्स में, v1 बटा v2, यानी n1 बटा n2 बराबर v1 बटा v2। यहाँ से देखो ये भी फॉर्मूला बन सकता है। तो ये बात होती है स्नेल, इसको बोलते हैं स्नेल का नियम। ये होता है हमारा स्नेल का नियम। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही प्लेन में होंगे, एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है, ये स्नेल का नियम, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, या sin i पर sin r इज इक्वल टू n2 by n1। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब इसमें आगे क्या और क्या बात होती है, देखो ध्यान से। मान लो कि हमारे पास एक इस तरह से कांच का गुटका दिया हुआ है, कांच का एक टुकड़ा दिया हुआ है, मोटा सा टुकड़ा है। हमसे बोल दिया जाए कि एक वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, बताओ इधर से देखने पर इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो ध्यान से देखो, पहले एक बार यहाँ पर अपवर्तन होगा, यहाँ पे किरण इस तरफ को झुकेगी, ठीक, और एक बार यहाँ पर अपवर्तन होगा, यहाँ पर किरण कुछ इस तरफ उठेगी। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ कहीं दिख रहा होगा उधर से देखने पर, ठीक। तो ये शिफ्ट जो होती है, कितना इस जगह से शिफ्ट हुआ होता है, मान लो एस दूरी यहाँ से हटा है ये, तो इस एस दूरी को निकालने का सूत्र क्या होता है, एस बराबर, मान लो इसकी जो मोटाई है वो टी है और इसका अपवर्तनांक मान लो म्यू है, ठीक। तो एस बराबर फॉर्मूला सूत्र क्या होता है, टी कोष्टक में 1 - 1 अपॉन म्यू। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या बताता है कि जो प्रतिबिंब और वस्तु के बीच में कितना विस्थापन है, ठीक है ना। या हम बोल सकते हैं कि वस्तु उधर से देखने पर कितनी विस्थापित हुई है, ठीक है ना। मतलब अगर आप एक बाज की तरह सोचे तो आप हवा में उड़ रहे हो और आपको पानी के अंदर की मछली जो होगी वो पानी की सतह से कुछ ऊपर दिखाई देगी। मतलब मेरा मतलब है जो सबसे नीचे की सतह होगी उससे कुछ ऊपर दिखाई देगी, ये लगेगा पानी में कुछ ऊपर है। आप देखते हो कि बाल्टी में जब हम सिक्का डालते हैं तो हमें कुछ ऊंचाई पर दिखाई देता है, ये वही ऊंचाई है जितनी ऊंचाई पर हमें दिखाई देता है, ठीक है ना। एक तरह से इसको जो बोलते हैं, अगर हम दूसरी तरह से देखें तो पानी में जब उसी मीडियम में होता है तो उसको बोलते हैं आभासी गहराई। यहाँ पर क्या उस मीडियम में नहीं है, तब भी यहाँ पे शिफ्ट होता है, लेकिन उसमें जो शिफ्ट होता है उसका दूसरा एक फॉर्मूला होता है। मान लो ये हमारा वो सतह जिसमें हमारी वस्तु रखी हुई थी, मान लो ये डी गहराई में रखी हुई थी, ठीक, और मान लो हमने ऊपर से देखा और ये हमें डी डैश गहराई पर दिखाई दी, मान लो यहाँ पर कहीं दिखाई थी, ठीक है। ये ध्यान कब रखना है, जब माध्यम उस माध्यम जो वाली वस्तु है उसी माध्यम में नहीं रखी होगी, ये उसके पार रखी हुई है, इसमें क्या है उसी माध्यम में रखी हुई है। अर्थात यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि मान लो ये दूरी एक्चुअल में पूरी थी वो डी थी, और ये दूरी हमारी जहाँ पे हमें वस्तु दिखाई दी एक्चुअल में वो हमारी डी डैश है, तो इसको बोलते हैं आभासी गहराई। आभासी गहराई का निकालने का सूत्र क्या होता है, डी डैश बटा डी बराबर n2 बटा n1। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक। तो आपको ध्यान का रखना है कि डी डैश बटा डी का जो अनुपात होगा, रेशियो होगा, वो n2 बटा n1 के बराबर होता है। यहाँ पे n2 क्या है, n2 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जहां से किरण आ रही है, सॉरी जहां किरण जा रही है, और n1 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जहां से किरण आ रही है। क्लियर, बिल्कुल ध्यान का रखना, n2 जहां पे किरण जा रही है, n1 जहां से किरण आ रही है, ठीक। अगली चीज इसमें क्या होती है, ध्यान से देखो। ये तो बात हो गई शिफ्ट की, बात हो गई, फिर आभासी गहराई की बात हो गई। अगली चीज फॉर्मूले ध्यान रखना, इनको नोट करते जाना, ठीक है साथ में। अगली चीज गोलीय पृष्ठ। गोलीय पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ क्या होते हैं, बेसिकली जैसे उत्तल दर्पण था, अवतल दर्पण था, उसी तरह से पृष्ठ होते हैं। ये मान लो एक पृष्ठ है, ठीक है ना। मतलब जो हमारा मीडियम था, अभी तक हमें प्लेन जो टुकड़ा दे रहे थे, अब क्या है इस तरह इस आकार का एक टुकड़ा लेंगे, ठीक है ना। ये हमारा उत्तल पृष्ठ है, ये क्या हो जाएगा हमारा अवतल पृष्ठ हो जाएगा। बात क्लियर। तो इसमें मान लो कि इस पृष्ठ का जो है हमारी गुटका है, इसका अपवर्तनांक मान लो n2 है और बाहर का अपवर्तनांक n1 है। तो इसके लिए जो अपवर्तन का सूत्र लिखते हैं कुछ इस तरह लिखते हैं, n2 बटा v। v क्या है, जहां पर हमारा प्रतिबिंब, मान लो ये वस्तु की दूरी है और यहाँ कहीं प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक। तो n2 बटा v, ध्यान रखते हैं इसको, n2 बटा v माइनस n1 बटा u इज इक्वल टू n2 बटा माइनस n1 बटा r। यहाँ पे r क्या है, इस वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। यहाँ पे इस वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, ठीक। n2 by v माइनस n1 by u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बटा r, ठीक भाई। अगली चीज, ये बात हो गई गोलीय पृष्ठ के लिए, किसी भी गोलीय पृष्ठ के लिए हम लगा सकते हैं। अगला हमारा वो होता है हमारा लेंस। लेंस भी हमारे दो टाइप के,
एक हमारा उत्तल लेंस और दूसरा हमारा अवतल लेंस। ये हमारा होता है उत्तल लेंस, ठीक, ये हमारा उत्तल लेंस और ये हमारा अवतल लेंस, ठीक। उत्तल की क्या रही, सॉरी खूबी कि ये बीच में मोटा होता है और इसमें क्या होता है, बीच में पतला होता है। इसको दिखाने के एक सिंबल होते हैं, ये होता है उत्तल दर्पण का सिंबल, सॉरी उत्तल लेंस का सिंबल, और ये होता है अवतल लेंस का सिंबल। इसमें जो एरो होते हैं इस तरह के बने होते हैं, इसमें इस तरह से बने होते हैं, ठीक। इसको हम बोलते हैं अभिसारी लेंस, एक तरह से बोला जाता है इसको अभिसारी लेंस। ये क्या करता है, किरणों को समेट देता है। और इसको बोलते हैं अपसारी लेंस, ठीक। अपसारी और अभिसारी, अभिसारी का मतलब किरणों को समेटना, अपसारी का मतलब किरणों को फैला देना, ठीक। सेम टर्मिनोलॉजी इसमें भी यूज होती है, वही फोकस दूरी। इसमें क्या होगी, दो कर्व सतह है, इसमें दो सतह है, इसका मतलब दो त्रिज्या होंगी, दो त्रिज्या, इसका मतलब दो फोकस दूरी। बात क्लियर है ना। इसमें अगली चीज जो आती है वो होती है इसका सूत्र, जो उसमें था, जो दर्पण का सूत्र था वो था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये होता है लेंस का सूत्र, ठीक। अगली चीज जो लेंस का सूत्र होता है, इसकी फोकस दूरी निकालने का दूसरा सूत्र वो ये होता है जो अपवर्तनांक पे डिपेंड करता है, 1/f इज इक्वल टू n2/v, सॉरी n1 माइनस 1 कोष्टक में 1/r1 माइनस 1/r2। जहाँ पे r1 r2 क्या है, r1 एक सतह की त्रिज्या और r2 दूसरे सतह की वक्र त्रिज्या। n1 n2 लेंस का अपवर्तनांक और n1 बाहर का अपवर्तनांक। बात क्लियर। इस तरह से याद रखो कि n1 उस माध्यम को अपवर्तनांक जहां से किरण आ रही है, n2 जिसमें किरण जा रही है। बात क्लियर, ठीक। अगली चीज इसमें भी सेम लागू होता है। और अगली इसमें चीज क्या है, जो कि हमारा रेखीय आवर्धन। उसमें रेखीय आवर्धन का सूत्र था m बराबर hi/ho इज इक्वल टू माइनस v/u। उसमें हुआ करता था, इसमें माइनस साइन हट जाता है, इसमें होता है प्लस v/u, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना, हमारा रेखीय आवर्धन। ये फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसमें एक फॉर्मूला और होता है जो कि क्या होता है, हमारा फोकस दूरी का एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं न्यूटन फॉर्मूला, न्यूटन का सूत्र। न्यूटन का सूत्र क्या होता है कि मान लो, जगह बना लेते हैं थोड़ी सी, देखो मान लो ये हमारा दर्पण, ठीक, ये f1 ये f2, ठीक। मान लो यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई x दूरी पर, मान लो x दूरी पर ये हमारी एक वस्तु रखी हुई O, ठीक। और यहाँ ये मान लो प्रतिबिंब कहीं बन रहा है, एक्स कहीं मान लिया कि ये हमारा प्रतिबिंब बना इमेज आई, और ये दूरी हमारी, सॉरी जो x दूरी है हमारी फोकस दूरी से दूरी x है, ठीक। और ये दूरी हमारी y, पहले फोकस दूरी हमारी सेम है f, ठीक। तो ये वस्तु की दूरी है फोकस दूरी से, सॉरी फोकस से वस्तु की दूरी y, फोकस से प्रतिबिंब, सॉरी फोकस से वस्तु की दूरी x और फोकस से प्रतिबिंब की दूरी y। तो जो फॉर्मूला होता है न्यूटन का वो क्या होता है, x × y बराबर f²। बात क्लियर है, सॉरी x × y बराबर f², ठीक। कोई दिक्कत नहीं आता, फॉर्मूला याद रखना है आपको। अगली चीज इसमें क्या होती है, जो कि होती है, मान लो कि हमारा एक ये लेंस रखा हुआ था, ठीक। मान लो ये एक वस्तु रखी जिसका प्रतिबिंब यहाँ कहीं बन रहा है। हमने क्या किया, लेंस को इतना खिसकाया कि अब जो है इस वाली वस्तु का प्रतिबिंब अब भी यहीं पर बन रहा है। दो पोजीशन ऐसी होती है, एक पोजीशन यहाँ से यहाँ पर बन रहा है लेंस की एक पोजीशन के लिए, दूसरी पोजीशन के लिए भी इस वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा, ठीक है ना। इसको संयुग्मी प्रतिबिंब बोलते हैं। इस तरह से मान लो लेंस को हमने डी दूरी विस्थापित किया और ये जो दूरी है ये हमारी ए है, तो इसमें जो लेंस की फोकस दूरी होगी इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से निकल के आता है कि f बराबर a² माइनस d²/4a। इसको आपको कई जगह पर आपके लिए काम आएगा, a² माइनस d²/4a। बात क्लियर। तो ये बात हो गई हमारी लेंस की। अब अगली चीज में क्या है, हमारा प्रिज्म। अगली चीज क्या है, हमारा प्रिज्म। देखो ध्यान से, देखो ये हमारा प्रिज्म होता है, ठीक। ये एंगल ए, ठीक, इस तरह से। ये मान लो आई एंगल, ये R1, ये R2 और ये मान लो E, ठीक। तो ध्यान क्या रखना है आपको, ये हमारी किरण अगर प्रिज्म नहीं होता तो इस तरह से जाती, प्रिज्म की वजह से इतनी विचलित हो गई, मान लो डेल्टा विचलित हो गई। तो डेल्टा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू आई
प्लस ई माइनस ए। ठीक, ए का R1 R2 के टर्म्स में फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक, लेंस का जो अपवर्तनांक है N2 है और बाहर का अपवर्तनांक N1 है। ठीक, तो जो इसमें एक फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है कि N2 बटा N1 बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये बात हो गई प्रिज्म की। प्रिज्म में ये ठीक, प्रिज्म बेसिकली क्या काम करता है? प्रिज्म जो काम करता है वो, अगर हम इस पे एक श्वेत रंग की प्रकाश डालेंगे यानी एक व्हाइट लाइट डालते हैं तो ये अपनी उस लाइट को 7 रंगों में डिवाइड कर देता है, विबग्योर VIBGYOR। ठीक है ना? तो और इसका काम क्या होता है देखो ध्यान से, और इसमें क्या चीज सीखते हैं, अगर हम प्रिज्म की चौड़ाई यानी प्रिज्म कोण कम कर दें, ये कोण काफी कम करते जाएं, तो हम जानते हैं कि इफ अगर थीटा कोण काफी छोटा होता है, थीटा बराबर साइन थीटा बराबर टैन थीटा। ठीक है ना? तो इस जगह पे साइन और यहाँ पे साइन दोनों हट जाता है, तो ये जो फॉर्मूला जो बन के आता है इसको मैं N2 अपॉन N1 को सिंपल n लिख दे रहे हैं, तो n इज इक्वल टू जो फॉर्मूला आता है वो कुछ इस तरह से आएगा, a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन a बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा डेल्टा इज इक्वल टू n माइनस 1 बाहर a। ये फॉर्मूला होता है। बात क्लियर? डेल्टा m क्या होता है? न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है ना, कि कम से कम कितना इसमें विचलन हो रहा है। क्लियर? ये होता है हमारा न्यूनतम विचलन कोण। अगली इसमें चीज होती है, इसको बोलते हैं कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण कोणीय विक्षेपण कोणीय विक्षेपण को हम थीटा से दिखाते हैं। ये क्या होता है हमारा कि जो भाई इस तरह से डिवाइड होती है, मान लो ये प्रिज्म था हमारा, ठीक, ये किरण गई, ठीक, इस तरह से 7 रंगों में बट गई है, इस तरह 7 रंगों में बट गई। ये जो होता है ये कोण हमारा होता है कोणीय विक्षेपण की टोटल कितना वो एरिया में फैला हुआ है। तो कोणीय विक्षेपण को थीटा से दिखाते हैं। इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा डेल्टा वी, सबसे ज्यादा विचलित हुई माइनस डेल्टा आर माइनस डेल्टा वी, सबसे ज्यादा विचलित जो होगी हमारी, हाँ डेल्टा वी, सॉरी डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। ठीक, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। अगली इसमें चीज क्या होती है? परिक्षेपण क्षमता, इसको हम ओमेगा से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं परिक्षेपण क्षमता। यहां लिख देते हैं, जस्ट अ मिनट। परिक्षेपण क्षमता को हम ओमेगा से दिखाते हैं। ओमेगा क्या होता है ध्यान देखना, इसका जो फॉर्मूला होता है NV माइनस NR अपॉन NY माइनस 1। ये आपको ध्यान रखना है। बेसिकली होता क्या है परिक्षेपण क्षमता, इसको जो ओरिजिनल फॉर्मूला ये होता है वो ये होता है डेल्टा V माइनस डेल्टा R, यानी जो परिक्षेपण कोणीय परिक्षेपण है अपॉन जो पीले रंग की किरण होती है उसके लिए जो हमारा न्यूनतम विचलन कोण होता है, ये कोणीय विक्षेपण अपॉन विचलन कोण का अनुपात ही होता है हमारा परिक्षेपण क्षमता। इसमें आप ये वाला फॉर्मूला रखेंगे तो ये आपको रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा था आज की क्लास में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यानी हमारी जो किरण प्रकाशिकी होती है इसका कंप्लीट रिवीजन। यहाँ तक आपने क्या क्या सीख लिया? जो हमारा परावर्तन था, परावर्तन में जितनी चीजें थी, दूसरी चीज अपवर्तन। ठीक, अपवर्तन में हमने लेंस, पृष्ठ और प्रिज्म सब कुछ देख लिया। अब जो आगे की आपका काम क्या है कि इसमें जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शन हो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप इसमें ट्राई करेंगे। ठीक है ना? तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अगर आप इस सीरीज में अगला जो लेक्चर है वो किस टॉपिक की रिवीजन पे चाहते हो उसको नीचे कमेंट में जरूर बता देना। आई होप आपका जो फेवरेट टॉपिक होगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे मिल जाएगा, उसी टॉपिक पे आगे मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक, तो थैंक यू सो मच। चलिए बाय बाय।